नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। एमपी के किसानों की उन्नति, पशुपालन संग प्राकृतिक खेती। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से न केवल पौधों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। इस पूरी हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन परियोजना की कुल अनुमानित लागत 49 करोड़ रुपए है। परियोजना के पहले चरण में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 13 करोड़ से ग्वालियर के खुरेरी और राम जहांगीरपुर में हाईटेक नर्सरी का काम होगा। इस समन्वित कृषि प्रणाली इकाई में फसल उत्पादन, बागवानी, डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन और जैविक खाद्य निर्माण को एकीकृत किया गया है। इस मॉडल में एक गतिविधि का अपशिष्ट दूसरी गतिविधि के लिए रॉ मटेरियल बनता है, जिससे लागत घटती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती भविष्य की जरूरत है। उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार उन्नत और प्राकृतिक खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 3 से नंबर 1 राज्य बनाएंगे। किसान कल्याण वर्ष में सरकार ने सभी प्रकार के कृषि उत्पादों और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ किसानों की सहूलियतों का भी पूरा ध्यान रखा है। प्रदेश के किसानों को सरकार ने ऋण जमा करने के लिए पूरे 1 साल का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि खेती के समय पशुपालन और विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुस्तरीय कृषि प्रणाली और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी एक फसल से नहीं बल्कि बहु फसलों और उन्नत पशुपालन से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नई कृषि परियोजनाओं, प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीकों और किसान हितैषी योजनाओं से किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गौ माता कभी आवारा नहीं हो सकती। इसी भाव के साथ प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण और स्वदेशी गाय पालन को विशेष बढ़ावा दिया है। सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गायों को बंद करने के लिए चल रही खिड़क प्रणाली को खत्म किया है और बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाई हैं। साथ ही देशी गायों में नस्ल सुधार के प्रयास भी प्रमुखता से किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। उन्नत किसानों ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी है, ये हम सबको ऊर्जा भी देती है, प्रेरणा भी देती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम अपने राज्य के अंदर दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और दूध का उत्पादन बढ़ा करके हमारे राज्य को आज देश का 3रा राज्य दूध उत्पादन में है। इसको नंबर 1 की स्थिति में ले जाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए हमने लगातार किसान हितैषी नीतियाँ लागू की। एक तरफ 2625 रुपये में गेहूं खरीदा, दूसरी भावांतर योजना से सोयाबीन में भी लाभ दिया और सरसों में तो भावांतर हमने लागू की, लेकिन भाव अच्छा मिलने से उसका लाभ अपने आप मिला है। इस साल हम और नई योजना ला रहे हैं, जैसे खास करके किसान जब साल में अपने 0% ब्याज पे या किसान व्यापार कर अपने लिए जब खाद बीज का पैसा लेता है सोसाइटियों से, तो उनकी ड्यू डेट 31 मार्च रहती थी। बीती कैबिनेट से हमने वो भी ख़त्म कर दी। अब किसान मई में, जून में जब जिस साल के लिए वो अपना पैसा उठाएगा, 1 साल के लिए वहाँ तक उसको ये बात की छूट मिलेगी। इसका डिफरेंस का पैसा जो है वो सरकार भरेगी। तो साल 2026 को मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए समर्पित किया है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कृषि कल्याण वर्ष के रूप में ये साल मनाया जा रहा है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराया जा सके, कैसे वे बहु फसलों का लाभ उठा सके, उनकी जो निर्भरता है उसको 2 फसलों से कम किया जा सके और साल भर वे अपनी फसलें उगाएं, उससे वे व्यापार करें, मुनाफा कमाएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार आयोजन कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें किसानों से सीधे मुख्यमंत्री संवाद भी कर रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना जाए, इसको लेकर तमाम तरह की योजनाएं भी संचालित कर रहे हैं।
साथ ही पशुपालन पर भी मुख्यमंत्री विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान भी किसानों से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भविष्य में प्राकृतिक खेती ही भविष्य है और साथ ही पशुपालन से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जब आप पशुपालन करेंगे, दुग्ध उत्पादन होगा, तो आपके एक तो आमदनी दुग्ध उत्पादन से बढ़ेगी। दूसरी बात है, आप अगर पशुओं का पालन करेंगे तो जो उनका जो गोबर होगा उसकी खाद बनाई जाएगी और उस खाद से सीधे तौर पर प्राकृतिक खेती करने में उससे मदद मिलेगी। तो रासायनिक खाद से दूर रह करके प्राकृतिक खेती की ओर वापस किसान लौटे, इसको लेकर भी सरकार की ओर से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों से मुलाकात की जा रही है और उन्हें इस ओर आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। इसके लाभ भी बताए जा रहे हैं और सरकार का जो ध्यान है वो दुग्ध उत्पादन पर भी विशेष रूप से है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प की पूर्ति किसानों से होगी, यानी कि किसान ही उनकी संकल्प में जो है वो पूरी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि किसान अगर मुख्यमंत्री के संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 बन जाएगा और ऐसे में दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा प्रदेश बनकर के मध्य प्रदेश उभरेगा। और साथ ही ऐसी फसलों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने संदेश दिया, आह्वान किया लोगों से, किसानों से आह्वान किया कि आप बहुफसलीय फसलें लगाएं, अपनी खेती करें उसकी, ताकि आप साल भर उन फसलों के जरिए कमाई कर सकें। चाहे जड़ी बूटियों की खेती हो, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे सब्जियों की खेती हो, ऐसी फसलों पर किसान जाएं जिससे उन्हें साल भर लाभ मिल सके। क्योंकि अभी हम देखते हैं ज़्यादातर किसान जो है वो 2 फसलों पर, रबी और खरीफ की फसलों पर निर्भर रहते हैं और ऐसे में उन्हें 6-6 महीने इंतजार अपनी फसलों को लेकर करना पड़ता है। तो उनकी इस निर्भरता को कम करने के लिए, उनकी जो आजीविका है उसको बेहतर करने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं बल्कि उसका समाधान भी निकाल रहे हैं। तो चलिए इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत महामंत्री किसान संघ भरत सिंह बैस जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश मोटवानी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत भरत जी से ही करूंगा। भरत जी, बहुफसलीय दुग्ध उत्पादन, प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को आह्वान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री इसका प्रयास कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पहल को? भरत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, भरत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, मोहनलाल मोदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। मोहनलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। सरकार किसानों के हित में जो काम कर रही है, जो योजनाएं चला रही है, कैसे आप देख रहे हैं इसे, क्या कहेंगे? अभी तक तो जो योजना आ रही है सामने, वो मोदी जी का जो विजन है किसान की आय बढ़े, उसकी आय दुगनी हो, उसको लेकर जितना भी अभी तक मोहन सरकार ने किया है वो उसके प्रयासों में शामिल है। और विभिन्न कैबिनेट बैठकों में जो नए नए प्रस्ताव आ रहे हैं और सरकार जो अन्य जिलों में जाकर नई नई योजना प्रस्तुत करती है, कभी सम्मान निधि डालती है, कभी बोनस की घोषणा करती है, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें लेकर सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, वो सराहनीय है। और आगे भी, क्योंकि अब जब बोनी का टाइम आने वाला है, खाद बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके लिए पूर्व से ही मुख्यमंत्री कैबिनेट में और इसके अलावा संबंधित विभाग के अधिकारियों को लेकर, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, खाद बीज निगम है या कृषि विपणन अधिकारी, इन सबकी एक मीटिंग, एक समन्वय लेकर इस बात के लिए ताकीद कर चुके हैं कि किसानों को चाहे खाद बीज का मामला हो या अन्य सिंचाई संबंधी कोई शिकायत हो, ये ना आए तो ही अच्छा है और उसकी हर समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोहनलाल जी, देखिए, किसानों की जो निर्भरता है वो 2 फसलों पर ज्यादा रहती है। सरकार कह रही है कि बहुफसलीय खेती हमें करनी चाहिए, क्या कहेंगे? ये तो आवश्यक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें भी आप 2 फसल लेते हैं, तो ये तो कुल मिला के खेती में अवहेलना हो गई। ये दुकान आपने हफ्ते में 2 दिन खोली और 5 दिन वो बंद पड़ी हुई है, तो आखिर आप तो इसका अवमूल्यन ही कर रहे हैं आप। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फसलें कई हैं जो इस बीच में आती रहती हैं, खरीफ और रबी। इसके अलावा भी फसलें हैं, मोटे अनाज है, धान है, एक गेहूं का सीजन, धनिया का सीजन, सोयाबीन, अलग अलग सीजन है, अलग अलग इनके बोने के कार्यकाल होते हैं। खासकर जैसे कम पानी की फसलें, ये हम बारिश के बाद ही बो सकते हैं, बारिश के पहले ही बो सकते हैं, इस टाइप की फसलों में। और इसके अलावा जो अन्य किसान से जो अपनी सरकार कर रही है कि आप थोड़ा कुक्कुट पालन में आ जाओ, आप थोड़ा दूध उत्पादन में आ जाओ, आप थोड़े से अन्य जो
इससे स्पर्श करने वाले क्षेत्र है उसमें आ जाओ, तो इससे क्या होगा कि आपकी आय बढ़ेगी। और यदि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के आप विपणन के क्षेत्र में भी आते हो, तो जो आपको इसमें बिचौलिया, आड़तिया, व्यापारी जो आपका शोषण कर रहा है और लगभग 10 रुपया प्रति किलो उपज कोई सी भी हो, वो मोटा अनाज हो या गेहूं और धान हो, उसमें वो मांग रहा है। सोयाबीन में तो कम से कम 10-20 रुपया प्रति किलो का अंतर से ये लोग मुनाफा कमाते हैं। किसान विपणन के क्षेत्र में भी आए तो सरकार प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर है और उसमें उसके लिए आय बढ़ाने के बहुत सारे साधन सुलभ है। ठीक है, डॉक्टर सुरेश मोटवानी जी हमारे साथ जुड़ गए, कृषि एक्सपर्ट है, आपका बहुत स्वागत है। सुरेश जी, किसी भी किसान के लिए अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना कितना ज़रूरी है, और उस मिट्टी के परीक्षण के बाद फसलों की जो पैदावार है वो किस हद तक बढ़ सकती है, यदि उसे पता चल जाए कि उसकी जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए कितनी उपयुक्त है? सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से मोहनलाल जी से जानेंगे। मोहनलाल जी, सरकार कह रही है कि जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो पहले तकनीक का भी इस्तेमाल करें, और अब तो तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है, चाहे ड्रोन से खेती की निगरानी करना हो और चाहे फिर उन्नत बीज तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराना हो। और मिट्टी परीक्षण हम देखते हैं बहुत सारे किसान नहीं कराते हैं, कितना जरूरी होता है मिट्टी परीक्षण कराना? आवश्यकता है। तो मेरा अनुभव है कि सरकार ने अपने जो कृषि संबंधी जितने भी संगठन है, उसके शासकीय विभाग है, उनके माध्यम से थोड़ी जागरूकता थोड़ी कमी दिखाई देती है। ये कारण है किसान को पता ही नहीं है कि मेरी मिट्टी किस फसल को सपोर्ट करती है। तो हो ये रहा है कि जहाँ चने के लायक भूमि है वहाँ वो सोयाबीन बो रहा है, और जहाँ सोयाबीन के अनुकूल है वहाँ वो गेहूं बो देता है। इससे हो ये रहा है, एक तो पोषकता में कमी आ रही है और इसकी लागत बढ़ रही है, क्योंकि अनुकूल जब मिट्टी नहीं होती है तो फिर वो रासायनिक खाद मांगती है या वो जैविक खाद मांगती है और श्रम अतिरिक्त मांगती है। इसलिए आवश्यक ये हो गया है कि आप पहले मिट्टी का परीक्षण कराइए, उसमें कौन से खनिज तत्व उसकी प्रचुरता है, कौन से कम है। इस प्रकार एक आदमी के अंदर मान लो विटामिन डी है, डॉक्टर बोल देता है उसको धूप दिखाइए, विटामिन डी सीधी सब्जियां लीजिए, इसी प्रकार मिट्टी में है। यदि आप चेक कराएंगे, और हर किसान को ये करना चाहिए, आप फसल की पहले मिट्टी को चेक कराएं तो आपको वो जो अधिकारी है वो वैज्ञानिक बता देगा कि आपको फला रसायन ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई रसायन इस्तेमाल मत करना। इससे क्या होगा, जो अतिरिक्त खाद रसायन में उसकी जो पूंजी जा रही है वो बचेगी, और जो आवश्यक है उस पर सीमित खर्च होगा, फसल अच्छी हो जाएगी, मिट्टी का जो करना चाहिए जैविकता है वो बनी रहेगी। इस प्रकार से आय कम बढ़ेगी, लागत कम होगी, परिश्रम भी घटेगा, किसान को सुकून मिलेगा, पैसा भी इसकी जेब में आएगा। ठीक है, सुरेश मोटवानी जी, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों को तकनीक से जोड़ रही है, कह रहे कि आप जैसे किसान तकनीक से जोड़ेंगे उतनी ज्यादा उनकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। किस तरह से किसान तकनीक से जुड़ सकते हैं और कैसे उन्हें फायदा होगा? देखिए, जो तकनीक से जोड़ने की बात है वो सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारा जो परंपरागत ज्ञान है, जो इतने सालों से हम जो अच्छी खेती की प्रणाली विकसित की है, उसके साथ में नवीन तंत्र, नया ज्ञान, नया विज्ञान को मिक्स करना पड़ेगा। अब हमारे पास में इस तरह का तंत्र विकसित है, फॉर एग्जाम्पल मौसम के बारे में, बारिश का, मानसून का जुआ कहा जाता है खेती किसानी को। अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमारे पास उपलब्ध है, जो कि मिनटों घंटों के अंतराल पे सूचना दे सकते हैं कि कितनी बारिश आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी। इसी तरह से जितना भी जो कृषि वैज्ञानिक जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे इंसेक्ट पेस्ट का पहले से पता चलना हो, इसके लिए भी काफी सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। साइंस के बेस पे काफी सारी ऐसी नई वेराइटीज अवेलेबल है जिसको उपयोग किया जा सकता है। तो मैं कहूँ कि जो तंत्र है, नया ज्ञान है, उसको जो हमारा जो पुराना अच्छा ज्ञान है उसके साथ कोरिलेट करके अपनाना पड़ेगा। केवल इसलिए नहीं नया ज्ञान लेना पड़ेगा कि वो नया है, पुराने ज्ञान के साथ कैसे असेंबल करता है उसको हम लोगों ने देखना पड़ेगा, तभी जाके किसानों का वास्तविक भला हो पाएगा। मैं आपको बताऊं कि खेती किसानी की लागत जिस तरह से बढ़ रही है उसमें ये नवीन ज्ञान का भी मुख्य कारण है। इतने सारे तरह तरह के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, विधियां आ गई हैं, किसान का लागत बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में हमारा जो परंपरागत खेती का ज्ञान है, जिसमें लागत कम रखते हुए उत्पादकता बढ़ाई जाती है, वो ज्यादा मायने रखता है। नया तंत्र का जहां उपयोग हो वहां करें, लेकिन लागत को उस लेवल पे नहीं बढ़ाया जाए कि किसान को उसकी लागत का मूल्य भी हम लोग नहीं दे पाए। जी। और जैविक खेती को की ओर आकर्षित किया जा रहा है, कहा जा रहा है किसानों से कि प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, लेकिन किसान कहते हैं कि जैविक खेती करना महंगा है उनको रासायनिक खेती के मुकाबले।
किसान भाई बिल्कुल कैसे कम किया जाए? किसान भाई सही कह रहे हैं। उन किसानों से पूछिए जो गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैविक खेती वाकई परिश्रम का काम है, किया जा सकता है, लेकिन उसका जो उत्पाद है जैविक खेती का, उसको अच्छा मूल्य देने की क्रियाविधि हम लोगों ने तय करना पड़ेगा। साथ ही हमारा ये सजेशन है कि जो सालों से जो केमिकल किसानी की जा रही है, उसको पूरी तरह से रिप्लेस करने के बजाय हमें पुनः नियोजित खेती का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। रीजनरेटिव फार्मिंग में जो पुरानी खेती करने की पद्धतियां हैं, नया ज्ञान है, उसको जैविक खेती के ज्ञान के साथ में मिक्स करके हम लोग उपयोग करें। जहां जितना जरूरत हो उतना फर्टिलाइजर दिया जाए, केमिकल के जो पेस्टिसाइड यूज किए जाए। जहां जरूरत नहीं है या जहां दूसरी तरह के बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध है, कम लागत में खेती किसानी की जा सकती है, उसको वहां किया जाए। तो सुझाव ये है कि पूरी तरह से जैविक राष्ट्र बनने से अच्छा है पुनः नियोजित राज्य बना जाए, जहां पे कि सस्टेनेबल तरीके से खेती किसानी को लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबिलिटी मुनाफे के रूप में किसानों को हम लोग दे पाए। धन्यवाद। ठीक है भरत जी, कैसे देख रहे हैं आप सरकार के प्रयासों को? दिशा में मुझे याद है काफी साल पहले जब हम जैविक खेती का पूरा मसौदा बना रहे थे, उसमें भी ये सजेशन निकल के आया था, तब शिवराज जी जो सीएम थे, कि इसको हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। तो उसी दिशा में पुनः नियोजित खेती, नेचुरल फार्मिंग के मिशन चल रहे हैं। मोदी सरकार भी उस दिशा में काफी कार्य कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि जो अभी जो नया गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं, स्पेशली जब ये युद्ध के कारण से हमारे देश में जब यूरिया या फर्टिलाइजर की कमी हो गई, तो जो एक मजबूरी में हमें कदम उठाना पड़ा है कि केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करके हम लोग देसी पद्धति के फर्टिलाइजर से करें, तो उससे एक नया क्रांति का संभावना बन रहा है। जी ठीक है भरत जी, कैसे आप सरकार के प्रयासों को देख रहे हैं और जो दुग्ध उत्पादन को लेकर सरकार लगातार बात कर रही है, उससे किसानों को कितना लाभ होगा? प्राकृतिक खेती में उससे कितना मदद मिलेगी? पशुपालन से कितनी मदद मिलेगी प्राकृतिक खेती में? देखिए, पशुपालन को लेकर सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार किया है और दूध उत्पादन जो किसानों के खेती के अलावा घर बार चलाने के लिए बहुत सहायक होता है। तो दोनों चीजें जरूरी है। यदि पशुपालन होगा तो ही जैविक खेती हो पाएगी। दूसरा, प्राकृतिक खेती की बात सरकार करती है, तो प्राकृतिक खेती में सारे संसाधन प्रकृति से लेना, कचरा उचरा सारा इतना मिल नहीं पाता है, इसलिए इतने खाद की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जैविक खेती एक अच्छा उपाय है, पर उसके लिए सरकार को बाजार उपलब्ध कराना पड़ेगा किसानों को। साथ ही दूध के जो भाव हैं, वो दूध के भाव अच्छे सरकार किसानों दिला, वो अच्छी की गाय और भैंसों की प्रजातियां किसानों को उपलब्ध कराई जाए तो दूध उत्पादन बढ़ेगा। अभी नकली दूध का कारोबार अपने देश में बहुत ज्यादा है। यदि सरकार इस दिशा में काम करती है तो ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा और किसानों के लिए खेती का लाभ का धंधा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो जाएगा। ठीक है मोहनलाल जी, जिस तरह से सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कई सारे ऐसे किसान होते हैं जो कहते हैं कि सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन हम जब धरातल पर जाते हैं तो उन तक भी योजना ही नहीं पहुंच पाती है जो कि संचालित की जा रही है। अधिकारी और कर्मचारी तमाम ऐसी जो योजना है उन तक पहुंचाते ही नहीं है। इसमें क्या है, शासन और विभाग और किसान, इनके बीच में केवल खाद्य वितरण या बीज वितरण, मैं तो कहूँगा खाद है ना, खाद या जो भी रासायनिक इनके जो आदान है उनमें तो विभाग का रोल होता है। बाकी चीज भी अपने स्तर पर अधिकांश लोग बाजार से खरीदते हैं। और अब इसमें जहाँ तक बात योजनाओं तक पहुँचने की या योजना को तक पहुँचने की है, तो सारी योजनाएं अब ऑनलाइन, सारे ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन है। नहीं, अब जैसे एक योजना, अभी एक योजना की शुरुआत सरकार कर रही है, उसमें क्या है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमाम अधिकारी अब पशुपालकों के घर पहुंचेंगे और उन्हें बताएंगे किस नस्ल के जो है आप अपने पशु पालिए, उनको क्या आपको आहार देना है, ये तमाम सारी जानकारी वहां पर दी जाएंगी। तो क्या लगता है कि वास्तविकता में धरातल पर ये योजना पहुंचेगी, उतरेगी? हाँ, इसमें यदि किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले संगठन और खेती की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, यदि इन तीनों का एक गठबंधन बन जाए किसान हित में, जो स्वाभाविक है और सहज प्रक्रिया है, यदि ये तीनों एक हो जाते हैं तो शासकीय अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में इनकी मुकाबलत कर पाए या इनके हिस्से तक पैसा भी खा पाए। वैसे ये गुंजाइशें खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार की सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ, प्रशिक्षण की यहाँ तक बात है, वो भी सुलभ तभी होगा जब किसान के नाम पे राजनीति करने वाले संगठन और कोऑपरेटिव सोसाइटियां, यदि तीनों एकजुट हो जाते हैं तो दरअसल जो भी चीजें आएंगी सोसाइटी के माध्यम से आएंगी। लोन आएगा सोसाइटी के माध्यम से आएगा,
खाद भी जाएगा सोसाइटी के माध्यम से आना है। और यदि देखिए उसमें बैठे भी किसान ही ज्यादातर जो किसान नेता है सबसे संबंधित, यदि ये ग्रामीण स्तर पर एक हो जाते हैं तो फिर कोई संशय नहीं है अभिजीत जी, सारी योजना किसान के दरवाजे पर है और किसान ये मान के चले उनके हित की इससे अच्छी सरकार शायद ही आ पाए। ठीक है सुरेश जी, हम कई जगह देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसी फसलें लगाते हैं जो उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनके मौसम के हिसाब से उपयुक्त तो नहीं होती हैं। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की भारी कमी होती है, फिर भी लोग वहां पर धान उगाते हैं या दूसरी ऐसी फसलें लगाते हैं जिनमें ज़्यादा पानी लगता है। अगर किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से जो उसकी पानी की व्यवस्था है, जहां पर जैसा मौसम है, मिट्टी है, अगर उसके हिसाब से फसल उगाए तो उसको कितना लाभ होगा ऐसे? सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जो आपने बताया वो सही इसी तरह से हो रहा है। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि जो हमारा जो एक्सटेंशन का जो अमला है, विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने सही तरह से सलाह किसानों को देना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी फसल आपके संसाधनों के लिए सही है। दूसरा एक जो मुख्य कारण है कि जो MSP घोषित की जाती है, मिनिमम सपोज प्राइस, फॉर एग्जाम्पल चावल के लिए, धान के लिए की जाती है, गेहूं के लिए की जाती है, जिन फसलों के लिए की जाती है तो किसान उसको उगाना चाहता है क्योंकि उसको इंश्योर मार्केट मिल पाता है उसका। तो ये तो तय बात है कि जो हमारे पास संसाधन है, जैसा मिट्टी है, जैसा पानी है, जैसा वेदर है, उस हिसाब से फसल लेना चाहिए। किसान के पास सही जानकारी होना चाहिए तो सही तरह से अप्रोप्रिएट उसको फायदा अपने जमीन से हो पाएगा। साथ ही पॉलिसी लेवल पे हम लोगों ने सोचना पड़ेगा कि किसान जो अपने आबो हवा में जो फसल उगा सकता है उसका उसको सही मूल्य मिले, तभी जाके एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबिलिटी का आइडिया आकार ले पाएगा। जी ठीक है भारत जी, हम देखते हैं किसान जो है वो ज्यादातर जो उसकी निर्भरता है वो दो फसलों पर है। सरकार कह रही है कि आप बहुफसलीय खेती करें। बहुफसलीय खेती करने में क्या चुनौतियां हैं, क्या वहां पर परेशानियां किसानों को आती हैं, या फिर किसान जो है वो अब एक कहें कि कंफर्ट जोन में चला गया है, तो क्या वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है? देखिए, ये बात सही है कि बहुफसली खेती होना चाहिए, पर इसमें हमारे यहाँ मुख्यतः गेहूं और चावल, कुछ क्षेत्रों में चावल है, बाकी खरीफ में सोयाबीन की फसलें मुख्यतः बोई जाती है। यदि सरकार इसका कुछ अल्टरनेट किसानों को देती है, जैसे सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होता है, भाव अच्छा मिलता है, इसलिए किसानों का रुझान सोयाबीन की तरफ रहता है। यदि इसके अलावा सरकार कुछ अल्टरनेट देती है कि किसानों को लाभ मिले उस फसलों से, तो बोने के लिए कोई समस्या नहीं है। बहुफसली बोने को किसान भी तैयार है कि लगातार एक एक फसलें बोते से जमीन में रासायनिक खाद और सारा उपयोग करने से नुकसान हुआ है जमीन को, धरती माँ को। पर इसके लिए सरकार को कुछ तो अल्टरनेट उपाय देना पड़ेंगे किसानों को, लाकर कि ये इस प्रकार की फसलें आप बोएंगे तो आपको फायदा होगा और इसका मार्केट भी आपको अच्छा मिलेगा। नहीं देखिए, किसानों को अब तो सरकार लोन उपलब्ध करा रही है और उसको चुकाने का जो समय है वो पूरा 1 साल कर दिया गया है, तो अब तो इससे किसान जो है वो उसको फायदा है ना। लेकिन देखिए, जो सरकार ने निर्णय किया है ऋण चुकाने का, वो पहले किसी प्रकार से व्यवहारिक नहीं था। हम कई समय से सरकार से बात मांग कर रहे थे कि किसानों का गेहूं आता है मार्च अप्रैल में, और आप उसकी 28 अप्रैल तारीख लास्ट डेट कर देते हैं जब तक किसानों के पास पैसा नहीं आता है। तो हमने उसमें कहा था कि आप 15 मई इसकी ड्यू डेट रखिए, ताकि सरकार के माध्यम से जो गेहूं बेचते हैं समर्थन मूल्य पर, उसका पैसा आएगा और लोन का पैसा जमा कर देंगे। हालांकि सरकार ने उसका एक नया तरीका ढूंढा है कि जिस तारीख को आपने लोन लिया उसी तारीख को हम आखिरी मानेंगे। वो ठीक है, वहां तक भी ठीक है, पर क्या है कि सिर्फ ऋण दे देने से खेती लाभ का धंधा बन जाए, ये कहीं तक भी व्यवहारिक चीज नहीं है। आपको समय पे खाद देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब तो समय बढ़ा दिया गया ना उसी का। नहीं, वो ऋण चुकाने के लिए जरूर बढ़ाया, अभी से खाद वाली समस्या आ रही है। खाद के लिए ई-टोकन की व्यवस्था सरकार ने की, ठीक है, अच्छा सोचा है, भविष्य के लिए अच्छी चीज है, पर उसके कुछ व्यवहारिक पक्ष भी सरकार को समझना चाहिए। किसानों को क्या कठिनाई आ रही है ई-टोकन में, कि ई-KYC की समस्या आ रही है, किसान फार्मर ID की समस्या आ रही है, उनका रकबा पूरा नहीं चढ़ा है। इसको जब तक पूरी तरह से अपडेट नहीं हो, कुछ किसानों को उसमें रियायत देना चाहिए। अभी सारे किसान ऑनलाइन और जाके नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को लेकर, तो समय पे खाद भी फसलों को चाहिए। ये चीज भी सरकार को उस पर चिंता भी करना चाहिए। ठीक है, आप जो बात करें ठीक है, सही है, लेकिन अगर किसान दूसरी फसलों की ओर जाए, जैसे अगर किसान फूलों की खेती करे, फूलों का अगर बाजार की बात करें तो कई हजार करोड़ का ये मार्केट हो गया है फूलों का, जड़ी बूटियों का भी कई लाख करोड़ का मार्केट है, लेकिन ये जो खेती है वो किसान नहीं कर रहे हैं, इससे बचते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्या है कि आप कह रहे हैं फूल की खेती, सब्जी की खेती अच्छी बात है,
पर बहुत ज्यादा मात्रा में होने में आपने भी देखा है कि सब्जी सड़कों पे फेंकना पड़ी, फूल और सब्जी किसानों को। और ये जो फसलें जो लगातार अभी हम लोग बो रहे हैं, इसको हमारी पक्की फसलें मानते हैं कि ये जब भी हम बेचेंगे इसका पैसा हमें मिल जाए, बोले साल भर रखेंगे, स्टोरेज भी कर रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। पर ज्यादा मात्रा में फूल और सब्जी भी नहीं बोल सकते। हाँ, उद्यानिकी फसलों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, फल फ्रूट और इस पे किसानों को मदद करना चाहिए, और उद्यानिकी फसलों में बढ़ावा निश्चित रूप से देने से किसानों को फायदा होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ध्यान दिया जाता है और किसान खुद इस ओर आते हैं तो उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। देखिए, समय को इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत जी आपका बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और मोहनलाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की किसान लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों की आय जो है वो बढ़ाई जाए, उनकी आमदनी दोगुनी की जा सके, क्योंकि ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और इस मिशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार नई नई योजनाएं लागू कर रही है किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।